सिद्धार्थ के ऐसा करते ही वे दोनों चुड़ैल तिलमिलाने लगी। उनके शरीर पर उस अभिमंत्रित जल के छींटे पड़ते ही आग सी जलने लगी, जो कि उनके शरीर पर भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था कि अगर उसने अब एक पल भी देरी की तो उसकी और उस नागिन की दोनों की जान आफत में पड़ जाएगी। उसने तुरंत मुर्दे की राख से सने हुए खंजर को बाहर निकाला और उन दोनों चुड़ैलों पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। उस खंजर के बारी बारी उनके शरीर में चुभते ही वे दोनों चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी और अगले ही पल वहीं राख हो गई। लेकिन दूसरी तरफ वे पत्थर के भूत जो उस नागिन पर हमला कर रहे थे, उन लोगों ने उस नागिन को जकड़ लिया। नागिन का कोई भी जादू या जहर भला उन पत्थर के पुतलों का क्या बिगाड़ सकता था। जो कुछ भी करना था सिद्धार्थ को ही करना था। इससे पहले सिद्धार्थ ने उस नागिन का जो रूप देखा था, उससे वो नागिन पूरी तरह अलग बर्ताव कर रही थी। वो उस लड़ाई को लेकर काफी संजीदा दिखाई दे रही थी और हर लिहाज से सिद्धार्थ की मदद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि उस शैतान की ताकत के सामने उसकी ताकत बहुत कम थी। पत्थर के उन पुतलों के आगे वो भी बेबस थी। उसने एक वैसा ही तरीका अपनाया जो कि उसने बूढ़े बाबा से सीख रखा था। अपने टूल बैग में रखे सरसों के दाने उन दोनों पत्थर के पुतलों के रास्तों में चारों तरफ बिखेर दिए। उसके ऐसा करते ही वे दोनों बहुत ज्यादा बौखला गए। वे आसपास रखे सामानों पर अपना गुस्सा निकालने लगे। वे जहां खड़े थे वहीं से उन्होंने आसपास जो भी चीजें मिल रही थी उन्हें उठाकर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया था और सिद्धार्थ पर भी चीजें फेंकने लगे। सिद्धार्थ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों में से एक ने अभी भी उस नागिन को अपने पंजे में जकड़े हुए था और दूसरा अब उसे मौत के घाट उतारने ही वाला था। तभी धड़ाम की आवाज आई। सिद्धार्थ ने एक वैसे ही दूसरे पुतले के टूटे हुए हाथ से उस पत्थर के पुतले पर हमला कर दिया। उस पुतले का दूसरा भी हाथ टूट गया और फिर बिना रुके उसने उन दोनों पुतलों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। वो नागिन उनकी पकड़ से छूट गई। तो क्या अब उसका तलवार तक पहुंचने का रास्ता आसान होने वाला था? क्या अब रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने वाली थी और वो शैतान इतने ही से मान जाने वाला था? लगता तो नहीं था। भले ही दिन का उजाला क्यों न हो, लेकिन आज का दिन उस शैतान और सिद्धार्थ दोनों के लिए ही बहुत अहम होने वाला था। वो शैतान भी कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वीरानगढ़ के लोगों को उसके खिलाफ जाने का सबक वो सिखा कर ही रहेगा। अब जबकि उसका असली दुश्मन हवेली के अंदर ही था, तो उससे निपटना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो सिद्धार्थ को बहुत बड़ी चोट पहुंचाना चाहता था। वो उसके दिलो दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देना चाहता था और उसे घुटनों पर लाना चाहता था। न जाने ये कौन सी जिद थी। अगर वो चाहता तो सिद्धार्थ को यूं ही मसल देता, लेकिन उसने आज तक उसे जिंदा क्यों रख रखा था, ये भी समझ के परे था। इस वक्त वहां का जो माहौल बना था, उससे लग रहा था कि शायद आज वो शैतान नहीं या सिद्धार्थ नहीं। सिद्धार्थ को शैतान का खात्मा करने के लिए खुद ही अंदर बहुत सारी ताकत के साथ साथ उतना आत्मविश्वास और फुर्ती भी लानी थी। लेकिन उस शैतान के लिए सिद्धार्थ का खात्मा करना किसी खिलौने को मसलने से ज्यादा और कुछ नहीं था। सिद्धार्थ ने जैसे उन पत्थर के भूतों पर जीत हासिल कर ली थी, तो क्या वैसे ही वो आगे भी जीत नहीं रहने वाला था? क्या वो इतने खतरनाक शैतान का सामना करके उसे हराने की भी ताकत रखता था? उस हवेली में अचानक अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि वहां एक साथ अंदर कई जानवर लड़ाई झगड़ा करने लगे हों। लेकिन कुछ ही पल बाद सब कुछ शांत हो गया। सिद्धार्थ और वो नागिन आगे के कमरे में पहुंचे और उनके वहां कदम रखते ही वो पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। शैतान के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने भारी भरकम कदमों से वो सिद्धार्थ और उस नागिन की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। दीवारों और खंभों के कमजोर हिस्से ढहने लगे
सिद्धार्थ और वो नागिन दोनों एक दूसरे को जैसे तैसे संभालने लगे। उधर दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में कुछ अलग ही माहौल दिखाई दे रहा था। गौरी सच धज रही थी, बहुत खुश भी लग रही थी। रेड लिपस्टिक, फेस पाउडर, काजल, बिंदिया और एक खूबसूरत सी येलो एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन वाली राजस्थानी ड्रेस। लेकिन ऐसा क्यों? गांव में पिछले दिनों से जो कुछ हुआ था और अभी सिद्धार्थ की जो हालत थी, उसके बाद उसका इस तरह का बर्ताव शक पैदा कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि गौरी के जरिए वो शैतान कुछ और खतरनाक करने का प्लान कर रहा था? तो क्या गौरी ने आज फिर वही अंगूठी पहन ली थी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी पर फिर से वीरानगढ़ का सिंहासन हथियाने का जुनून सवार हो गया था? हाँ, हुआ तो कुछ ऐसा ही था। दरअसल गौरी सिद्धार्थ की सही सलामत वापसी के लिए एक खास पूजा करने की तैयारी कर रही थी और इसी के लिए वो अच्छे से सज धज रही थी। लेकिन इसी बीच उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसने हवेली से लाई हुई अंगूठी पहन ली थी। इससे पहले कि मिस्टर बजाज गौरी से कुछ कह पाते, गौरी ऑलरेडी गेस्ट हाउस से बाहर निकल चुकी थी। वो पहले भी कई बार उस अंगूठी को पहनकर लोगों की जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। यहां तक कि सिद्धार्थ का तो यह भी मानना था कि गौरी कुछ लोगों की जान ले भी चुकी थी, लेकिन उसके पीछे वजह सिर्फ अंगूठी थी, जो कि अब तक सबकी नजरों से बची हुई थी। गौरी आगे क्या करने वाली थी, ये तो कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब मिस्टर बजाज ने गौरी को अपने कमरे में नहीं देखा, तो परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगे। वो गेस्ट हाउस के हर एक कमरे को सर्च कर रहे थे और गौरी के नाम से आवाज लगा रहे थे। गौरी, गौरी कहाँ हो तुम बेटा? कहाँ चली गई? तुम जानती तो मैंने तुम्हें कहीं भी कभी जाने से मना किया है। देखो बेटा, मजाक मत करो, सामने आओ। कहाँ हो तुम? मिस्टर बजाज ने गौरी को पुकारते वक्त कहा। उधर हवेली में चल रही हलचल के बीच भी सिद्धार्थ अपने रास्तों पर आगे बढ़ता जा रहा था। नागिन भी हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नागिन सचमुच सिद्धार्थ की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हो। उसकी परछाई की तरफ बिल्कुल उसके साथ चल रही थी। अब उन पत्थरों के भूतों के बाद दूसरे किसी भी भूत ने उनका रास्ता नहीं रोका था। सिद्धार्थ अब जहां पहुंच गया था, वहां से उसे वो सिंहासन और उस पर रखी वो तलवार साफ साफ दिखाई दे रही थी। तलवार को देखते ही सिद्धार्थ और उसकी साथी नागिन दोनों की आंखों में चमक आ गई थी। सिद्धार्थ का तो समझा जा सकता था, लेकिन क्या वो नागिन भी जैसा कहते आई थी, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वही था? क्या वो सिर्फ वो शैतान की तबाही और सिद्धार्थ का हमेशा के लिए साथ ही चाहती थी? बहरहाल अब जब सिद्धार्थ को वो सिंहासन दिख चुका था, तो वो खुद पर काबू कैसे रख सकता था? लेकिन इससे पहले कि वो और सिंहासन तक पहुंच पाता, वहां उस शैतान की आवाज गूंजी। तो तुम्हें मौत इतनी ज्यादा प्यारी होगी, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उस शैतान ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ अभी भी उसकी बात की परवाह न करते हुए आगे बढ़ ही रहा था। तभी वहां दिल दहला देने वाली आवाज हुई। आगे कदम बढ़ाते हुए सिद्धार्थ के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। अब सिद्धार्थ बस जमीन में समाने ही वाला था कि तभी अचानक किसी ने उसे आकर हाथों से थाम लिया। सिद्धार्थ की तो किस्मत अच्छी थी, वो अब तक जमीन के अंदर नहीं धंसा था, लेकिन नागिन नीचे गिर गई थी। इस पल सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी और उसे तो लग रहा था जैसे वो मर ही गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने सहारा देने वाले हाथों को देखा, उसी पल मानो उसमें जिंदगी जीने की नई उमंग आ गई हो। ये सब कुछ बिल्कुल अनहोनी की तरह हुआ था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो शैतान इतनी जल्दी हार मान लेगा। अभी तो बाजी पूरी तरह से उसके हाथों में थी। फिर ऐसा क्या हुआ था जो वो पीछे हट गया? सिद्धार्थ को थामने वाले हाथ वही थे जिन हाथों की उंगली थामकर उसने चलना सिखाया था। हाँ, उसके सामने उसके डैडी मिस्टर भारद्वाज ही थे।
उन्होंने सिद्धार्थ को ऊपर खींचा, बहुत कमजोर और बहुत लाचार, लेकिन उनके दिए सहारे की वजह से सिद्धार्थ एक बार फिर संभल पाया था। इतने सालों के बाद अपने पिता के हाथ को थामने के बाद सिद्धार्थ के दिल का जो हाल था उसे कोई बयान नहीं कर सकता था। वो झट से उठा और उसने अपने डैडी को सीने से लगा लिया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को चूमने लगे। सिद्धार्थ के पिता के बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, अंदर धसी हुई आंखें और उन आंखों से बहते हुए आंसू, ये देखकर सिद्धार्थ खुद के आंसू भी नहीं रोक पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पिता के मिलने की खुशी मनाए या उनकी इस हालत पर रोता रहे। डैडी, आप मुझे ऐसे छोड़कर कहां चले गए थे? और आप अकेले क्यों? मम्मी कहां है? आप लोगों को क्या पता कि आप लोगों के बिना मेरा क्या हाल हो रहा था। आप अपनी हालत तो देखिए। आप कितने फिट हुआ करते थे, आप कितने दुबले पतले हो गए। सिद्धार्थ का गला भर आया था। उसने हकलाते हुए अपने डैडी से कहा, कुछ मत कहो बेटा, मुझे तुम्हें जी भर के देख लेने दो। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मैं इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था। मैंने तो सब कुछ लोगों की भलाई के लिए ही करना चाह रहा था। देखो आज हम कहां से कहां आ गए। मेरी एक जिद ने सब कुछ तबाह कर दिया। उस शैतान ने मुझे तो रिहा कर दिया, लेकिन अब तक तुम्हारी मां को गुलाम बनाकर ही रखा है। सिद्धार्थ के डैडी ने भी रोते रोते बताया। जो उन दोनों को उस वक्त वहां पर देख रहा होता वही इस बात को फील कर सकता था कि कैसे वो आज के जमाने के बाप बेटे भी एक दूसरे से रो रो कर गले लग रहे थे। तो क्या सिद्धार्थ अपने पिता को वहां से सही सलामत बाहर भी ले जा पाएगा? क्या वो दोनों बाप बेटे मारे जाएंगे? गौरी कहां और क्यों गई थी? क्या उस नागिन का काम तमाम हो चुका था? क्या ये सब कुछ सच था या सपना? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ अपने पापा के मिल जाने से बहुत खुश था, लेकिन उसकी मम्मी अभी भी उस शैतान की कैद में थी और उसे इस बात का अफसोस भी था। डैडी, आप घबराइए नहीं, मैं आपको यहां से ले जाने के लिए ही आया हूं और आपको लेकर ही जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहां से मम्मी और आप दोनों को साथ लेकर जाऊं। सिद्धार्थ ने अपने डैडी से कहा, बेटा, अब जब तुम हमारे पास आ ही गए हो तो मुझे अपनी जिंदगी से और कोई शिकायत नहीं रही। मैं बस यही चाहता हूं कि एक बार मैं तुम्हें अपनी सफाई दे दूं कि मैंने तुम्हारे लिए जानबूझकर मुश्किलें खड़ी नहीं की। मैं तो बस कुछ अच्छा करना चाहता था। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे मरने का भी गम नहीं है। मैं तो बस यही देखकर खुश हूं कि वह शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। प्रभात भारद्वाज ने अपने बेटे सिद्धार्थ से कहा। अपने डैडी के मिलने की खुशी में सिद्धार्थ ने जिस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया था वो यही थी कि इस वक्त उसके साथ उसकी वो साथी मौजूद नहीं थी जो आज इस मौत के मुंह में उसके साथ गोते लगा रही थी। शायद वो नागिन जमीन के फटते ही उसके अंदर समा गई थी। हालांकि वो दरार बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन अचानक जिस तरह से जमीन फटी थी कोई भी उसके अंदर गिर सकता था। वे दोनों बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर इतने खुश थे कि वहां से तुरंत बाहर निकलने की बजाय अब एक दूसरे से बातें करने में ही लग गए थे। एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों के मन में पुरानी यादें उमड़ने लगी। वो दोनों नए जमाने के बाप बेटे थे। एक दूसरे के साथ उनकी बहुत बढ़िया केमिस्ट्री थी। वो एक दूसरे के बाप बेटे कम और फ्रेंड्स ज्यादा थे। डैडी, आई थिंक हमें पहले इस जगह को छोड़कर यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। यहां बहुत ज्यादा खतरा है। हम लोग नेक्स्ट टाइम पूरी प्लानिंग करके इस जगह पर आएंगे। मैं मम्मी को इस तरह से यहां पर कैद नहीं देख सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम जल्दी ही उन्हें यहां से रिहा करवा लेंगे और एक बार फिर से हम सब लोग साथ होंगे, सिद्धार्थ ने अपने डैडी से कहा। सिद्धार्थ के डैडी उसकी बात से पूरी तरह सहमत थे। दोनों वहां से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े। सिद्धार्थ पूरी तरह से अलर्ट था और चारों तरफ देखकर अपने डैडी को लीड करते हुए लेकर जा रहा था। यह बात हैरान करने वाली थी कि वे लोग एक दूसरे से मिलने के बाद करीब 5 मिनट तक यूं ही हवेली के अंदर बातें करते रहे, लेकिन उन पर कोई हमला नहीं हुआ। अब वे दोनों हवेली के बाहर निकल चुके थे। तभी अचानक पास के पीपल के पेड़ के पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे।
एक पल को उन दोनों बाप बेटों की धड़कन बढ़ गई, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि उन पेड़ों पर बंदर मस्ती कर रहे थे। इतने दिनों बाद मिस्टर भारद्वाज को जिंदा देखकर सिर्फ उनका बेटा सिद्धार्थ ही नहीं बल्कि गांव के बाकी लोग भी बहुत खुश थे। सिद्धार्थ भी अपने मन में यही उम्मीद लगाए हुए था। मिस्टर बजाज, जो काफी लंबे अरसे से प्रभात भारद्वाज के दोस्त और एम्प्लॉय दोनों रहे थे, उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वे दोनों अब हवेली से पूरी तरह बाहर आ चुके थे और दोनों लगभग सही सलामत थे। सिद्धार्थ के दिल से इमोशंस लगातार बाहर आ रहे थे। वो चाह कर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। वहीं उसके डैडी, जो ये सब कुछ सहते हुए आए थे, वे हालांकि सिद्धार्थ से तो वैसे ही खुलकर खुशी खुशी मिल रहे थे, पर काफी संजीदा और सोच में डूबे हुए लग रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ भी किसी सोच में पड़ गया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सिद्धार्थ ने उसके डैडी को बताया कि कैसे एक निर्दोष इच्छाधारी नागिन, जो कि सिद्धार्थ की डैडी को बचाने में सिद्धार्थ की मदद के लिए आगे आई थी, वो भी शायद अपनी जान गंवा चुकी थी। सिद्धार्थ की इस बात को सुनकर उसके डैडी को भी काफी दुख हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें इस बात से हुई कि एक इच्छाधारी नागिन सिद्धार्थ की मदद करने आई थी। सिद्धार्थ ने जब उन्हें बताया कि उसे लोगों ने और उस शैतान ने भी कहा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद ही है, तो सिद्धार्थ के डैडी और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, बेटा, तुम हमेशा ही हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही रहे हो। तुम्हारे हाथों से तो अगर हमें मौत भी आ जाए तो उस मौत से भी हमें बहुत खुशी होगी। तुमने आज तक जब किसी का दिल नहीं दुखाया तो तुम किसी का बुरा कैसे कर सकते हो? कोई क्या कहता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना मन छोटा मत करो सिद्धार्थ, डैडी ने उसे समझाते हुए कहा। रास्ते में गांव के मुखिया और कुछ बाकी लोगों ने भी उन दोनों को गेस्ट हाउस की तरफ जाते हुए देखा, तो हैरान मुखिया जी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने सिद्धार्थ के डैडी को मौत के मुंह से वापस आते हुए देखकर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और कहा कि उनका बेटा इन दिनों पूरे परिवार को संभालते रहा, वैसा बेटा पाने पर उन्हें गर्व होना चाहिए। गांव वालों की बातें सुनकर सिद्धार्थ के डैडी को बहुत खुशी हुई। वे लोग उस जगह से आगे बढ़ने लगे। वेल, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो हमेशा से ही दूसरों की मदद करने में बहुत मजा आता है, लेकिन तुम यह सुनाओ, इतने दिनों अमेरिका में रहे और अब इंडिया आए भी काफी वक्त बीत गया, कोई लड़की वड़की पसंद आई या नहीं? इतने महीने बीत गए, कहीं तो कुछ हुआ होगा, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करोगे? सिद्धार्थ के डैडी ने हंसते हुए मजाकिया लहजे में उससे पूछा। वो डैडी, क्या हम लोग इस बारे में गेस्ट हाउस चलकर बात करें? मैं खुद आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन पहले आप गेस्ट हाउस चलिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, कुछ खा पी लीजिए, फिर हम बातें करेंगे। मुझे आपकी हालत देखी नहीं जा रही, सिद्धार्थ ने कहा। बस अगले 2 मिनट में वे दोनों अब गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। वहां मिस्टर बजाज ने जैसे ही अपने बॉस और फ्रेंड मिस्टर भारद्वाज को वहां पर देखा तो हैरानी के मारे उनकी बोलती बंद हो गई। सर आप, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ, तुमने ये कर दिखाया। यू आर रियली ग्रेट। तुम्हारे जैसा बेटा होना सचमुच किसी के लिए भी गर्व की बात होगी। रियली सर, आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम, मिस्टर बजाज ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। ओह थैंक्स डियर। और बताइए, इतने दिनों में इस गांव में क्या कुछ बदला है? आप भी इतने दिनों से इसी गांव में फंसे हुए हैं। हमने तो आपको बहुत परेशानी में डाल दिया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, सिद्धार्थ के डैडी ने अपने मैनेजर मिस्टर बजाज से कहा। अंकल, गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो कहीं बाहर गई है? मैं डैडी को गौरी से मिलाना चाहता था, सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज से कहा। यह कहते वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर जो ब्लश दिखाई दे रहा था, उससे उसके डैडी को बात समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गौरी यहीं कहीं होगी, शायद अपने कमरे में। चलो मैं उसे देखता हूं, मैं भी उसे सर से मिलाना चाहता हूं। अब तक तो वो सर से कभी मिल ही नहीं पाई। मिस्टर बजाज ये कहते हुए गौरी के कमरे की तरफ चले गए। हाँ तो गौरी, ये गौरी कौन है? कोई हमें भी बताएगा कि हमारा बेटा क्यों चाहता है कि हम गौरी से मिले? क्या कोई गांव की गोरी है? क्या कहीं गौरी ही तो वो लड़की नहीं जिसने हमारे बेटे का दिल चुराया है? सिद्धार्थ के डैडी ने उससे मजाकिया अंदाज में पूछा। डैडी, आपको तो याद होगा, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, और वो कोई और नहीं, बजाज अंकल की बेटी है। वो आप लोगों के गायब हो जाने के कुछ दिन बाद जब मैं यहाँ आया
तो हवेली में मुझ पर हमला हुआ और गौरी ने मेरी जान बचा ली। मुझे बाद में पता चला कि मेरी जान बचाने वाली लड़की मेरे बचपन की फ्रेंड गौरी है। उसने आप लोगों का पता लगाने के लिए मेरी हर कदम पर मदद की है। डैडी, वो बहुत अच्छी लड़की है और मेरे लिए तो अपनी जान तक की परवाह नहीं करती। सिद्धार्थ ने अपने डैडी से कहा। ओह, तो बात कुछ ऐसी है। भाई, तुम तो सचमुच बहुत आगे निकल गए। अपने डैडी से भी 4 कदम आगे। इतनी जल्दी लड़की को ढूंढा और उसे पटा भी लिया। कहीं शादी वादी भी तो नहीं कर ली ना? तुम अमेरिका वालों का वैसे भी कोई जवाब नहीं है। मिस्टर बजाज ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं डैडी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बात शादी तक नहीं पहुंची। यह बात सच है कि गौरी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन अब तक कभी खुलकर दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें नहीं की। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों बजाज अंकल को गौरी और मेरा साथ रहना पसंद नहीं। अब आप आ गए हैं तो प्लीज आप उन्हें कन्विंस कर लेना, सिद्धार्थ ने अपने डैडी से कहा। अरे डोंट वरी डियर, अब मैं आ गया हूं, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मिस्टर बजाज से बात करूंगा, गौरी हमारे घर की बहू बनेगी, सिद्धार्थ के डैडी ने उससे कहा। जब मिस्टर बजाज गौरी को ढूंढने के लिए उसके कमरे में गए तो उन्हें गौरी नहीं दिखाई दी, और जब वो बाहर निकलकर उसे इधर उधर ढूंढने लगे तब उन्होंने देखा कि गौरी बाहर से गेस्ट हाउस में आ रही थी। बढ़िया ट्रेडिशनल ड्रेस में सजी धजी, हाथों में पूजा की थाली लिए। वो न जाने कहां से आ रही थी। उसे इस तरह से तैयार देखकर तो मिस्टर बजाज बहुत ज्यादा हैरान हो गए। गौरी, तुम कहां चली गई थी? ऐसे सज धज कर पूजा की थाल लेकर कहां से आ रही हो बेटी? बेटा, कहीं जाने से पहले बताना तो चाहिए। तुम्हें पता तो है ये जगह खतरे से खाली नहीं। प्लीज आगे से ऐसा कभी मत करना। बाय द वे, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम सुनोगी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, मिस्टर बजाज ने एक्साइटमेंट के साथ गौरी से कहा। तो कौन सा सरप्राइज था जो मिस्टर बजाज गौरी को देना चाहते थे? क्या वे गौरी और सिद्धार्थ की शादी का प्लान कर रहे थे? सिद्धार्थ का अगला प्लान क्या था? क्या वो इच्छाधारी नागिन सचमुच मारी गई थी? क्या अब आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।